नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपसे क्रियात्मक अनुसंधान पर विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान शब्द जहाँ आता है वहाँ हमारे जहन में रिसर्च यानी कोई खोज किस प्रकार से की जाती है, ये भाव उत्पन्न होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान और अनुसंधान दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आज हम चर्चा क्रियात्मक अनुसंधान पर कर रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में जो शिक्षा से जुड़ी हुई कक्षा शिक्षण और कक्षा अनुशासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके लिए किया जाता है। आपके इसमें आगे बढ़ने के साथ साथ मैं क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषा है वो आपके साथ में बांटना चाहती हूँ, उस पर विचार करना चाहती हूँ। शिक्षकों एवं प्रबंधकों द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों को सुधारने के लिए सीमित उद्देश्यों के साथ किया गया अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। शिक्षकों एवं प्रबंधकों, हमने दो बातें करी है यहाँ पे। जब हम विद्यालय व्यवस्था की बात करते हैं और विद्यालय शिक्षण की बात करते हैं, चाहे वो विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर तीन एक स्तंभ खड़े होते हैं और उन तीन स्तंभों में सबसे जो पहला स्तंभ है वो है छात्र, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है प्रबंधक। इन तीनों के साथ में जब हम अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम देखते हैं और अपने कोर्स को शुरू करते हैं, तो वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं और चुनौतियाँ आती हैं शिक्षकों के सामने, चुनौतियाँ आती हैं प्रबंधकों के सामने। शिक्षक कुछ अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसे हम कहेंगे कि शिक्षण विधियों के लिए कुछ वो निर्धारित करते हैं। विभिन्न विषयों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जो विभिन्न हमारे अध्याय हैं, हमारे जो एरिया है, हमारे जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अनुसार, विषयों के अनुसार और उसमें उप विषयों के अनुसार शिक्षण विधियों, प्रविधियों और शिक्षण उपकरणों का चयन किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण में केवल पढ़ाना ही एक बड़ी चीज नहीं है। जब हम अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं तो अध्ययन अध्यापन के साथ वहाँ पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे सबसे पहली हमारे सामने एक चीज है कि पाठ्यक्रम को समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाए। समय की जो बद्धता है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का समापन कराया जाए। समय सारणी और हमारा जो टाइम टेबल है उसके अनुसार विषयों का चयन करके उनका की समय सारणी, उनका टाइम टेबल बनाया जाए। विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें। उसके अलावा कक्षा अनुशासन है, कक्षा प्रबंधन है, उसके बाद में आपका परीक्षा है, प्रशिक्षण है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जहां शिक्षकों और प्रबंधकों के सामने चुनौतियां होती है। जब विद्यालय व्यवस्था में जब अध्ययन अध्यापन होता है तो शिक्षक और प्रबंधक दोनों कुछ निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के अनुसार वो कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए अपने सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया, उन उद्देश्यों के साथ जब शिक्षक आगे बढ़ता है और उसे उसकी अपेक्षाकृत जितना उसने सोचा है उसके अनुसार जब उसे परिणाम नहीं मिलते हैं तो वो सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, चाहे वो प्रबंधक हो चाहे शिक्षक हो, कि कहाँ उसकी जो योजना थी, जो उसने रूपरेखा का निर्माण किया था, उस रूपरेखा में कहाँ कमी हो रह गई है और कैसे उसको संशोधित किया जाता है। इसीलिए शिक्षा परिभाषा कोर्स के अनुसार कहा गया है कि शिक्षकों एवं प्रबंधकों द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों को सुधारने के लिए, सुधारने से यहाँ हम तात्पर्य उनमें और गुणवत्ता लाने से भी कह सकते हैं, के लिए सीमित उद्देश्यों के साथ किया गया अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब एक जैन फ्रांसिस ने एक और बहुत अच्छी परिभाषा क्रियात्मक अनुसंधान के लिए दी है। उनका कहना है कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा आयोजित क्रमबद्ध परीक्षा है
जिसके द्वारा वह अपने ही अभ्यासों का अध्ययन करते हैं और उनके कार्यों में उलझी हुई समस्याओं के उपयुक्त उत्तरों की खोज में ही अपनी ही निष्पत्ति में सुधार लाने की ओर लक्षित होती है। ये उन्होंने परिभाषा दी है। इस परिभाषा को मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझाना चाहूंगी। क्रियात्मक अनुसंधान कोई एक व्यक्ति या समूह उनके लिए आयोजित क्रमबद्ध परीक्षा है। किस प्रकार की क्रमबद्ध परीक्षा कि हम जब कक्ष में जाते हैं तो वहां हम जिस दिन जो विषय और विषय में उपविषय और उपविषय में हम एक अपना टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक के कुछ हमारे निश्चित उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य हमारा होता है जो सामान्य उद्देश्य होता है, यानी हर विषय के लिए कोई ना कोई सामान्य उद्देश्य है। यहाँ मैं छोटा सा उदाहरण आपको हिंदी भाषा शिक्षण का देना चाहूंगी। जब हिंदी भाषा शिक्षण की कक्षा ली जाती है तो वहां पे उद्देश्य होता है कि भाषा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के जो विभिन्न कौशल है जिसमें हमारा श्रवण आ जाता है, वाचन आ जाता है, लेखन आ जाता है, पठन आ जाता है, उनको बहुत ही भली प्रकार से उनको समझ लेना और उसके साथ साथ आपका की जो उच्चारण क्षमता और लेखन क्षमता है उसको सुदृढ़ करना, ये सामान्य उद्देश्य हो गए। लेकिन इन सामान्य उद्देश्यों के साथ यदि हम विद्यार्थियों को कोई विशेष पाठ पढ़ा रहे हैं, समझिए कि मैं आपसे यहाँ आज बात कर रही हूँ कि समास की, कि यदि हम हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण में यदि समास पढ़ा रहे हैं तो समास पढ़ाने के लिए हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो जब हम किसी एक टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसके लिए कुछ निश्चित हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के साथ में जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण करवाता है तो शिक्षण के साथ साथ वो साथ ही साथ उसमें पुनरावृत्ति का प्रावधान भी होता है। यानी अध्यापक पहले खुद आदर्श वाचन करता है, आदर्श वाचन के बाद विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराता है, काठिन्य निवारण कराता है, विचार विश्लेषण के प्रश्नोत्तर करता है और फिर पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति करते समय जब अध्यापक देखता है कि उसने एक निश्चित उद्देश्य लेकर के वो कक्ष में उसने प्रवेश किया था और पाठ्य योजना का निर्माण किया था कि आज की इस 40 और 45 मिनट की कक्षा में मैं इस पाठ्य योजना से अपने इन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन जब अध्यापक पुनरावृत्ति करता है तो अध्यापक पुनरावृत्ति के समय यह महसूस करता है कि विद्यार्थी निरुत्तर होते हैं। यदि अधिकांश विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण में एक सामान्य अवधारणा है कि यदि 50% से विद्यार्थी आपके निरुत्तर हैं तो आप समझिए कि आपने अपने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। लेकिन यदि 50% से ज्यादा विद्यार्थी निरुत्तर है और पुनरावृत्ति में आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो उद्देश्य हैं, आपकी जो पढ़ाने की जो विधियां हैं, आपकी जो प्रविधियां हैं, आपकी जो तकनीक्स है, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो ये बात मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान की जो जैन फ्रांसिस ने जो परिभाषा दी है उसके संबंध में कह रही हूं कि वो अभ्यासों का अध्ययन करते हैं कि उन्होंने जो करवाया है, जो अभ्यास के साथ उन्होंने अध्ययन करवाया है, वहां कहां पे कौन सी समस्या आ गई है और वो अपने ही उत्तरों की खोज करते हैं कि हमने जो किसी विशेष या विशिष्ट अध्याय के लिए, किसी विशिष्ट इकाई के लिए, किसी विशिष्ट विषय के लिए जो चयन किया था, पाठ्य योजना का चयन किया या उसने शिक्षण विधि का चयन किया या उसने किसी तकनीक का चयन किया, उस तकनीक के बाद भी यदि उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से अध्यापक ये सोचने को बाध्य हो जाता है कि कहाँ उसके अपने योजना में उसने जो योजना बनाकर के वो जो पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ था वहां कहां कमी रह गई। और ऐसी जब समस्या सामने आती है तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो उसमें बहुत ही कारगर
साबित होता है। अब हम आते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, क्योंकि मैंने अपने इस कक्षा के प्रारंभ में ही आपसे चर्चा करी कि अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान दो चीजें हैं, एक्शन रिसर्च और रिसर्च। रिसर्च जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप से हुआ जाता है, जहां पे आप एक समस्या लेते हैं, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो हमारा छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के एक्शन के साथ, यानी आपके सामने जब कोई समस्या उपस्थित होती है, उस उपस्थित समस्या के समाधान के लिए जब आप कोई योजना बनाते हैं और कोई कार्यक्रम करते हैं और कोई क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। और इसको यदि हम एक व्यवहारिक रूप से इसको हम समझें तो हम कहेंगे कि व्यवहारिक अनुसंधान का एक रूप जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा संस्था की किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए होता है, यह क्रियात्मक अनुसंधान है। मैं इसको उदाहरण से आपको समझाना चाह रही हूं कि आप ये देखिए कि एक व्यवहारिक अनुसंधान हम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विद्यालय में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, गणित पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ाया जाता है। लेकिन कभी कभी हम विद्यालयों में देखते हैं कि विद्यार्थी किसी व्यक्तिगत एक जो शिक्षक है, कोई एक पर्टिकुलर एक विषय का शिक्षक या शिक्षिका है, उसकी कक्षा में उनकी उपस्थिति 100% होती है। 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे उपस्थित होते हैं, और वही बच्चे किसी दूसरे अध्यापक या शिक्षक या शिक्षिका की कक्षा में वो उस कक्षा को लेना पसंद नहीं करते या उससे चले जाते हैं, कक्षा को छोड़ देते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, ये समस्या। और दूसरी किसी संस्था की समस्या, कोई भी संस्था जो होती है, उस संस्था से जुड़ी हुई, मान लीजिए कि उस संस्था में विद्यार्थी जो हैं वो अनुशासनहीनता की समस्या है, वहाँ पे मान लीजिए कि पर्यावरण की समस्या है, वहाँ जल की समस्या हो सकती है, वहाँ पहुँचने की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान खोजने के लिए जो व्यवहारिक अनुसंधान किया जाता है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें व्यवहारिक समस्या को पहचान कर उसके समाधान के लिए क्रियात्मक योजना का निर्माण किया जाता है। क्रमबद्ध प्रक्रिया हम किसे कहेंगे? क्रमबद्ध प्रक्रिया में आप देखिए, एक सबसे पहले प्रक्रिया, जब हम विद्यालय और विश्वविद्यालय व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है कि उस विद्यालय में नामांकन, कितने छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। नामांकन के बाद में आपका सत्र आरंभ होता है, और जब सत्र आपका आरंभ होता है तो उस सत्र में सबसे पहले जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम को लेकर के समय सारणी बनाई जाती है, उस विद्यालय का समय बनाया जाता है। समय सारणी के साथ साथ शिक्षण के साथ साथ शिक्षण सहगामी जो हमारे कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा बनाई जाती है। उसके बाद में उसमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, और इस तरह एक प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया चली आती है। और परीक्षा के बाद में जो विद्यार्थी है वो अपनी आगामी कक्षा में उत्तीर्ण होकर के उस एक पायदान ऊपर चले जाते हैं। इन सब कार्यों को करते हुए जो एक व्यवहारिक समस्या आती है उसको पहचान करके, यानी उसको आइडेंटिफाई करके जब समाधान के लिए एक योजना बनाई जाती है, योजना भी क्रमबद्ध रूप से बनाई जाती है, तो जो क्रियात्मक योजना का निर्माण होता है वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। एक्शन रिसर्च के क्रियात्मक अनुसंधान के बाद में हम आगे जब बढ़ते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो अध्यापक हैं, अध्यापकों के लिए अध्यापन से जुड़े निर्णय लेने, विद्यार्थियों का निरीक्षण तथा उन्हें अन्य कार्यों में प्रभावी रूप से सहायता देने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान है। अध्यापकों के लिए अध्यापन से जुड़े
निर्णय, अध्यापन से जुड़े निर्णय कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले निर्णय होता है कि आप समय सारणी के अनुसार अपनी कक्ष में जाकर के शिक्षण प्रशिक्षण कराएंगे। दूसरा, आपके सामने जो दूसरा निर्णय आपका होता है कि आपके पास में 40, 45, 50 और 60 मिनट का एक पीरियड आपको होता है। उस 60 मिनट के पीरियड में आप अपनी अध्ययन सामग्री को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि आप वहां पे अपनी भूमिका रखेंगे। भूमिका के बाद में आपका जो विषय है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे और उस प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आप पुनरावृत्ति भी करेंगे, यानी उसे पुनः दोहराएंगे और ये जांच करेंगे कि जिस उद्देश्यों के साथ आप कक्षा में पढ़ाने गए थे, क्या वो उद्देश्य आपने प्राप्त करे या नहीं करे। एक ये हो गया। उसके बाद में एक निर्णय आप लेते हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं लेती हैं कि जो पाठ्यक्रम उन्हें मिला है, जो उनका विषय है, उन विषयों में विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि, उनकी रुचि और उनकी क्षमता के अनुसार जो उन्होंने पढ़ाया वो उन्होंने कितना ग्रहण किया, इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण आपको करना होता है। प्रश्न पत्र का जब निर्माण भी करते हैं तो वहां पे विभिन्न चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने देंगे, उसके बाद में आप निबंधात्मक प्रश्न कितने देंगे, समय कितना रहेगा, आप ज्ञान के आधार पर कितने प्रश्न देंगे, आप उसके बाद में सृजनात्मक आधार पर कितने प्रश्न देंगे, आप बोधात्मक आधार पर कितने प्रश्न देंगे। इस प्रकार के निर्णय आपको लेने होते हैं। फिर आपका हो गया परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद में आप मूल्यांकन करते हैं कि जो आपने पढ़ाया उस पढ़ाने के आधार पर आपने जो अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि प्रपत्र का जो आपने निर्माण किया, उसके बाद में आप जो रिजल्ट विद्यार्थियों ने जब उसको आपको लिखित या मौखिक रूप से दिया, तो आप ये निरीक्षण करेंगे, ये जांचेंगे कि आपने जो पढ़ाया वो कितने प्रतिशत आप उसमें सफल रहे। और इसके साथ साथ जो अन्य कार्य हैं, अन्य कार्यों में आपका हो गया कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, विभिन्न जो आपके एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, उनका आप ध्यान रखेंगे। समय समय पर आप विभिन्न जो गोष्ठियां हैं उसके या फिर आपका शैक्षिक भ्रमण है, इन सब के लिए जो निर्णय लेते हैं और जो विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं और कार्य प्रभावी रूप से सहायक होते हैं, वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। हमने चर्चा करी कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या है, किस तरह का क्रियात्मक अनुसंधान कैसा होता है, या उसकी विशेषताएं क्या है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण संस्थाओं में जो होता है वो शिक्षा से और संस्था से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए किया जाता है, इसलिए वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक के बाद में दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो मैं कहूंगी कि विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की, वो है उस अनुसंधान का लचीलापन। लचीलापन से मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि उस क्रियात्मक अनुसंधान में अध्यापक, अध्यापिका या शिक्षक, शिक्षिका या प्रबंधक जो हैं वो आवश्यकता, अनुभव और सुविधा के अनुसार उसको बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। कोई बहुत ही कठोर नियम इसके लिए नहीं होते हैं। लचीलापन होता है कि आवश्यकता, अनुभव और अवसर के अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में लचीलापन होता है। तीसरी जो हमारी इसकी विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की, वो है कि परिस्थिति जन्य समस्याओं के संबंध में, परिस्थिति जन्य यानी परिस्थिति से उत्पन्न जो समस्याएं होती है उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अभी देखिए, आज के समय में जब कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के समय में हमारे सामने एक परिस्थिति जन्य समस्या है ऑनलाइन एजुकेशन।
जो हम ऑनलाइन या ये गूगल के माध्यम से, जूम के माध्यम से घर पे बैठे हुए विद्यार्थियों को, अध्यापक भी अपने आवास पर है, विद्यार्थी भी अपने आवास पर है और हम लिंक भेज रहे हैं और उस लिंक के साथ में हम विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, कक्षा कक्ष जैसा माहौल देने की, और वो शिक्षण प्रशिक्षण करा रहे हैं। परिस्थिति क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं और हम अपनी शिक्षा को अवरुद्ध नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, वो निरंतर चल रही है। लेकिन परिस्थिति जन्य हमारे सामने, जो मैंने आपसे कहा कि परिस्थिति जन्य समस्याएं हमारे सामने क्या है कि हम विद्यार्थियों को कोविड-19 और सरकारी जो भी हमारे पास नीति निर्देश है उनके अनुसार हम अपने विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं बुला पा रहे। ऐसे में हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को ध्यान में रख करके जब हम कोई रिसर्च करेंगे, कोई अनुसंधान करेंगे, तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा और ये भी एक विशेषता है। उसके बाद में अगली विशेषता पे हम चर्चा करते हैं और वो है परिस्थिति के सुधार हेतु लक्ष्य आधारित। यानी अभी अभी मैंने आपसे कहा कि कोविड-19 की वजह से अभी हमारी जो शिक्षा है, चाहे वो विद्यालयी शिक्षा है, चाहे विश्वविद्यालयी शिक्षा है, चाहे कोई ट्यूशन है, कोई भी चीज है, सबका सब हमारा ऑनलाइन चल रहा है। और वो परिस्थिति जन्य समस्याओं में के कारण हम जो अनुसंधान कर रहे हैं वो परिस्थिति के सुधार हेतु लक्ष्यों को आधारित किया जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि परिस्थिति के सुधार हेतु, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है उसमें किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक समस्या है वो ये है कि जो विद्यार्थी है उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वाईफाई या नेटवर्क होना चाहिए, और यदि लाइट चली गई, नेटवर्क चला गया, फोन नहीं है, तो आप कक्षा में नहीं ले सकते, आप चाहकर भी कक्षा नहीं ले सकते। आपके पास समय पर लिंक नहीं पहुंचा है, या आपके घर में इस तरह का वातावरण है कि वहां आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, ये इस तरह की परिस्थिति जन्य है। और इसमें परिस्थिति में सुधार के लिए लक्ष्य आधारित, यानी अब ये जो हमारे सामने चुनौतियां थी इनमें सुधार के लिए लक्ष्यों पर आधारित होकर के क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसलिए एक विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की यह भी है कि वो परिस्थिति के सुधार हेतु लक्ष्य आधारित अनुसंधान करता है। उसके बाद में आता है कि इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में एक चीज और है कि केवल सुझावों को शामिल करना है, सामान्यकरण हेतु नहीं है। यानी जो सुझाव है उनको शामिल किया जाता है, सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है। इस जो ये एक बिंदु है या एक जो टॉपिक है या एक जो मैं वाक्य आपके सामने कह रही हूं कि सुझावों को शामिल किया जाता है, सामान्यकरण हेतु नहीं। सुझावों में मान लीजिए कि मैं कक्षा ले रही हूं और मेरी कक्षा में विद्यार्थी 60 और 70% उपस्थित है, लेकिन मेरे साथ ही मेरे दूसरे सहयोगी जो कक्षा ले रहे हैं उनके क्लास में 90 से 100 विद्यार्थी हैं। तो आप उसे सामान्य नहीं कर सकते कि ये, मान लीजिए हम छठी क्लास की बात कर रहे हैं कि छठी ए के विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा में बैठना नहीं चाहते। इस चीज को हम सामान्यकरण में नहीं ले सकते, सुझावों को शामिल कर सकते हैं। अगली जो हमारी विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की, वो है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक आत्म मूल्यांकन है। किसका आत्म मूल्यांकन? जब हम आत्म मूल्यांकन की बात करेंगे तो हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है, किसका आत्म मूल्यांकन? क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक का आत्म मूल्यांकन है। जो अध्यापक या जो प्रबंधक जो संस्था का संचालक है, संचालन कर रहा है, और अध्यापक जो शिक्षा को दे रहा है और शिक्षार्थी ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो मैंने अपनी सबसे पहले जब मैंने परिभाषा की बात करी तभी मैंने आपसे कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक आत्म मूल्यांकन है, और आत्म मूल्यांकन प्रबंधक का आत्म मूल्यांकन है और प्रबंधक के साथ साथ अध्यापक का आत्म मूल्यांकन है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आधारभूत अनुसंधान है और हमारा एक्शन
रिसर्च है यानी क्रियात्मक अनुसंधान है, उसमें क्या अंतर है। देखिए, मुख्य रूप से जो बेसिक रिसर्च है जिसे हम आधारभूत अनुसंधान कहते हैं, और एक्शन रिसर्च है जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है। इसमें मुख्य जो अंतर है, बेसिक अनुसंधान में शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में समस्याओं का आंतरिक मूल्यांकन होता है। बेसिक रिसर्च में शोधकर्ता को उपाधि प्रदान की जाती है, लेकिन जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें अनुभव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। और बेसिक जो हमारा अनुसंधान है, उस बेसिक अनुसंधान में आपको डिग्री अवार्ड होती है या वो आपका बहुत ही विस्तृत होता है, और जो एक्शन रिसर्च है वहां पर शिक्षण अधिगम में विशेष दक्षता हासिल की जाती है। तो इस प्रकार से जो एक्शन रिसर्च और बेसिक रिसर्च है इसमें एक मूलभूत अंतर है, और वो ये है कि बेसिक रिसर्च आधारभूत जो अनुसंधान है वो विस्तृत रूप से किसी एक समस्या को लेके 1, 2, 3 वर्ष के लिए किया जाता है और उसमें उपाधि प्रदान की जाती है। लेकिन एक एक्शन रिसर्च जो है वो शिक्षकों द्वारा और प्रबंधकों द्वारा अपनी समस्याएं, अपने कार्यों का विश्लेषण करने के लिए, आत्म मूल्यांकन करने के लिए और उन्हें बहुत और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब एक्शन रिसर्च के हम चर्चा करेंगे। एक्शन रिसर्च के आपके जो स्टेप्स है, चरण है उनकी, इसमें हमारा चरण शामिल हो जाता है कि एक्शन रिसर्च की कौन कौन से चरण है। समस्याओं का चयन करना, परिकल्पना का निर्माण करना और रूपरेखा का निर्माण करना, आंकड़ों का संकलन करना, पद्धतियों का विश्लेषण करना और सामान्यीकरण और निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जिसमें मैं पुनः दोहरा देती हूँ। समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, रूपरेखा का निर्माण करना, आंकड़ों एवं पद्धतियों का संकलन करना और आंकड़ों और पद्धतियों का उसके बाद में संकलन के बाद विश्लेषण करना और उनका सामान्यीकरण अथवा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। एक्शन रिसर्च स्टेप वाइज स्टेप होता है। जब अध्यापक के सामने, प्रबंधक के सामने समस्या होती है तो उस समस्या में पहले वो समस्या का चयन कर लेता है। समस्या का चयन कर लिया, उसके बाद में वो कल्पना करता है, हाइपोथेसिस बनाता है कि मैं क्या करूं कि इस समस्या का समाधान हो जाए। और समस्या के समाधान के लिए वो फिर एक रूपरेखा, एक डिजाइन तैयार करता है। डिजाइन तैयार करने के बाद आंकड़े संकलित करता है और आंकड़ों के संकलन के बाद में उन आंकड़ों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण के बाद में उसके निष्कर्ष जो निकलते हैं उनका प्रतिपादन करता है और फिर वो उसे पुनः उसकी जांच करता है कि जो इतना एक्शन रिसर्च, जो कार्य उसने किया, जो योजना बनाई, क्या पूर्व के जो उसकी योजना थी उसमें और एक्शन रिसर्च के बाद के उसकी योजना है उसमें कोई अंतर आया या नहीं आया। तो इस प्रकार से हम एक्शन रिसर्च करते हैं।